दोस्तों, तो चलिए फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग पार्ट 28 फिर मिलोगी। जैसा कि आपने अब तक सुना कि दो सहेलियां आपस में अपने मन की बातें कर रही हैं, अपने बारे में बहुत सालों बाद बिछड़ी हुई मिली हैं। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। उनके सामने किसी से बात करने में डर लगता है क्योंकि भीड़ में भी वो मेरी इंसल्ट कर देते हैं। बहस होने पर हफ्तों बाद बात बंद कर देते हैं। बात बंद होते ही मेरा दम घुटने लगता है, जबकि उनका फोन पे ही हा चलता रहता है। मैं बिना बात किए चुपचाप चाय नाश्ता खाना उनके सामने ले जाकर रखती हूँ। 8-10 दिन में थक कर फिर बात करने लगती हूँ। सोचती हूँ कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की लाश भीतर ही सड़ने दो। उनको एहसास ही नहीं है कि उनके होते हुए भी मैं कितनी अकेली हूँ। गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिली थी, करने नहीं दी पंकज ने कि बच्चों की देखभाल करो। 2 साल बाद बेटा बाहर चला जाएगा पढ़ने, तब मेरा क्या होगा। दूसरी वर्किंग लेडीज को देखकर बोलते हैं, देखो कितना कुछ कर रही है मैं, तुम तो दिन भर टीवी सीरियल देखकर जिंदगी बर्बाद कर रही। इतना कहकर पूनम चुप हो गई। वसुधा ने समझाया, बच्चों के पैदा होते ही लेडीज अपने करियर में पिछड़ती हैं यदि फैमिली साथ ना दे। 9 महीने पेट में तो हम ही रखेंगे, तो इस कमजोरी में ऑफिस से छुट्टी की जरूरत हमें ही ज्यादा पड़ती रहेगी। बेबी के बर्थ के बाद फीडिंग तो हमको ही कराना है हर 2 घंटे में। बर्थ के बाद 6 महीने आराम की जरूरत होती है। इन सब में हम खुद बच्चे के साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि किसी काम वाली के भरोसे बच्चा छोड़ना बेईमानी हो जाता है। फिर फैमिली को सेकंड बेबी भी चाहिए, तो एक और प्रेशर। बच्चा जरा बड़ा करके जॉब करने की सोचो भी, तो घर आने के बाद भी हमको बच्चे का होमवर्क, फैंसी ड्रेस की तैयारी, डिनर, फेस्टिवल, रिश्तेदारी, घर मैनेज करने में हेल्प नहीं मिलती। मैंने मीकू के बर्थ के बाद कोशिश की थी, मगर 6 महीने में छोड़नी पड़ी। नलिन को जरा सा भी हेल्प करने बोलो तो अलग राग होता है कि 2 कामवाली और रख लो। यदि 2 कामवाली रख लो तो तुम्हारी सैलरी का जितना तो दोनों मेड को ही जाएगा, और मीकू को घर पर एक थकी माँ मिलेगी। उनके माँ बाप का मुंह अलग फूला रहता। अगर मैं जॉब के लिए घर से बाहर हूं तो वो तुरंत खुद को चौकीदार समझने लगते, दिन भर बड़बड़ाते। हम तो घर की पहरेदारी करते बंद गए, ले देकर 6 महीने में रिजाइन कर दी। वसुधा, तेरे सास ससुर साथ में रहते हैं ना, फिर भी जॉब नहीं कर पाई? पूनम ने पूछा। हाँ रे, घर 2 मंजिला है, वो लोग नीचे और हम ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं। किचन नीचे और मेरा बेडरूम ऊपर है। मैं सास ससुर का चाय नाश्ता डिनर लंच समय पर करके दे देती हूँ, मगर बात नहीं करती अब उनसे। वो दोनों दिन भर बैठकर सिर्फ नेगेटिव टॉक करते हैं। देशमुख जी की बीच वाली बहू बदमाश है। पवार आंटी के बेटी 2 दिन के लिए मायके रहने आई तो कामवाली को निकाल दिया। फलाने का बेटा इस बार दिवाली में भी घर नहीं आया। भारद्वाज जी की मंझली बहू मोहजोर है। सुबह से रात तक यही चलता है। मेरा बेटा क्या सीख रहा है दादा दादी से? दोनों सिर्फ तब तक चुप रहते हैं जब तक टीवी सीरियल देखते हैं। मेरी सास को बात करने, टीवी देखने और खाने के अलावा और कोई शौक नहीं। कोई ढंग का शौक होता तो कम से कम जरा देर उनका मन शांत रहता। एक भी दिन सब्जी बना देती हूँ तो पूरा दिन गाना गाती है, आज की मेरी बनाई सब्जी कितनी टेस्टी लगी। यार सच्ची दोनों की आवाज से एलर्जी होती है मुझे। मैं जॉब कर रही थी जब तो सास को सिर्फ इतना बोली कि नैनी पर नजर रखना, तो बोली कि मैंने अपने दोनों बच्चे पाल लिए, अब किसी की जिम्मेदारी नहीं देखूंगी। इतने गंदे तरीके से बोलने के बाद मेरे मन में उनके लिए सॉफ्ट फीलिंग तो रहेगी नहीं। नलिन खुद अपने माँ बाप को 1 घंटे नहीं झेल पाता, मगर मुझे उनकी सेवा में झोंक दिया। सास मेड से बोलती है कि यहाँ मेरी बहू को अच्छा खाने पहनने मिल रहा है तो ढीठ हो गई है। बाप मर गया है और भाई वर्धा में चड्डी बनियान की दुकान चलाता है। मायके से फटीचर होकर भी घमंड करती है। रेवा जैसी भी है, उसने अपने दम पर तलाक ले लिया है। सना ने दूसरी शादी नहीं की तो अपनी लाइफ खुद के हिसाब पे जी रही है। अनचाहे लोगों के साथ रहने से धीरे धीरे भीतर से खाली होने लगते हैं। मैं शादी के पहले वर्धा में थी तो बाबा गुस्सा हो जाएंगे का खौफ जमाकर माँ खुद की मर्जी थोपती थी। उन्होंने अपने फायदे के लिए बाबा के दबदबे को इतना कायम रहने दिया कि मैं कोई भी परमिशन माँ के थ्रू ही बाबा से लूं। मतलब मैं अपने फादर तक से डायरेक्ट बात करने का साहस ना रखूं, जो कि माँ का रचा चक्रव्यूह था। औरतों पर इतनी पाबंदियां रखने पर उसका एटीट्यूड नेगेटिव होकर ही रहेगा। मेरी लिखी कविताएं कई बार मुझे बड़ी नेगेटिव लगती हैं।
पूनम की आवाज में आश्चर्य था। तू लिखती है? क्या बात है यार, सही बोल रही है तू। एक घर में रहने का मतलब प्यार और अलग रहने का मतलब नफरत नहीं होता। ब्रीदिंग स्पेस का मतलब कितने लोग समझते हैं। तेरे सास ससुर भी जानते हैं कि बच्चों को उनसे शिकायतें हैं, मगर उन्हें भी मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों के आगे अपनी इज्जत बनाए रखने बेटे बहू के साथ रहना है। कई बेचारे सास ससुर बहुओं से बेइज्जत होकर भी साथ रहते हैं, ताकि दुनिया को पता न चले कि हम बहू के संग निभा नहीं सकते। वसुधा, उफ, कितने बोरिंग हो गए हम लोग। हॉस्टल में हमारी बातें कितनी फनी होती थी। देख, आज हम दोनों पंचायती आंटियों की तरफ बुराई कर रहे हैं सबकी। वसुधा हंसी। हाँ, हमारी जिंदगी में करने के लिए कुछ नहीं है ना, इसलिए हम बोरिंग हो गए। तेरे बोलने के बाद सोच रही हूँ कि मेरे सास ससुर भी मुझे झेल ही रहे होंगे, क्योंकि वो कुक और सर्वेंट का पैसा बचाना चाहते हैं। छोड़ यार, तू और सना कब मिले थे लास्ट टाइम? साल भर पहले मिले थे। अब भी सना के भीतर आनंद को लेकर खालीपन तो हरदम फील होता है। नागपुर आने पर हमेशा घर आती है। पंकज उसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मैं वैसी होती तो पंकज को पसंद नहीं आती। पंकज मुझे खुद में बिजी नहीं रहने देते। अगर वो घर में है तो आप वॉक करने मत जाओ, मोबाइल पर किसी से देर तक बातें ना करो। भले पूरे दिन वो आपसे एक शब्द बात ना करके लैपटॉप में लगे रहे। वो चाहते हैं उनके आसपास बैठे रहो। उसके बाद बोलेंगे, सना ने कितना स्मार्टली मुंबई अपनी जगह बनाई है। वसुधा ने चहक कर बताया। अच्छा, अगले महीने में वर्धा आने वाली हूँ। 10 दिन रहना है। लौटते टाइम तेरे घर पर मिलने आऊंगी। नागपुर से ही मेरी फ्लाइट है दिल्ली तक, वहां से फिर बाय रोड चंडीगढ़। कोशिश करते हैं उसी समय सना को बुलाने की। हॉस्टल वाला कमरा याद आएगा। दिवाली के बाद भाई दूज के लिए आऊंगी। पूनम चहक गई। पक्का? दिवाली के टाइम तो शैंकी और सना गोंदिया आते ही हैं। तुम दोनों आपस में बात करके मेरे घर का प्लान कर लो। सना की भी वापसी की फ्लाइट नागपुर से रहती है। सेम डे की टिकट करवा लो। चल अब रखती। दिवाली के तीसरे दिन मतलब भाई दूज पर वसुधा और मीकू वर्धा पहुंचे। इस बार वसुधा को वर्धा जाने पर सना और पूनम से मिलने की खुशी बहुत हो रही थी। इंस्टाग्राम पर सना और पूनम को ढूंढ लेने का ढिंडोरा तो माँ, नीरज भैया, रेवा सभी तक पहुंच गया था। मगर वसुधा ने फेसबुक पर किसी और को सना से पहले ढूंढा था, जिसका हल्ला किसी से नहीं किया था। उस आखिरी मुलाकात के बरसों बाद, जीवन की सबसे खूबसूरत बारिश के सालों बाद, एक भीगे हुए लड़के से बिना कोई वादा किए बिछड़ने के मुद्दों की बात, अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर दिन बीतने के अरसे बाद वसुधा ने सर्च इंजन पर जो सबसे पहला नाम टाइप किया वो था आशीष फर्नांडिस, शिलांग। रिजल्ट में 4 आशीष फर्नांडिस एक के नीचे एक थे। तीसरी बार में उसने जो प्रोफाइल क्लिक किया तो धड़कन उतनी ही तेज हो गई जितनी 18 साल पहले कॉलेज कॉरिडोर पर आशीष को सामने से आते हुए देखकर हुई थी। प्रोफाइल के फोटो सेक्शन में आशीष की 8 या 10 फोटो, सुंदर सी बीवी, प्यारा सा एक बेटा, कई तस्वीरों में दिख रहे थे। कई सिंगापुर घूमने की तस्वीरें। तभी वसुधा की नजर टाइमलाइन पर लिखे एक वाक्य पर जाकर टिक गई। प्रोफाइल कवर पर मोटे अक्षरों में लिखा था, एक यूनिवर्स, 9 ग्रह, 204 देश, 809 आइलैंड, 7 समुद्र और करोड़ों लोगों के बावजूद मुझे बाई चांस तुमसे 2 बार मिलने का मौका मिला। कोई तो वजह रही होगी। वसुधा ने देखा उस प्रोफाइल में आखिरी पोस्ट भी 2 साल पहले की है। मन वैसा ही कड़ा रखा जैसा पोस्ट ऑफिस के सामने फोन नंबर लिखा कागज फाड़ते समय रखा था। भाई दूज के दिन वसुधा ने नीरज भैया, अजय, विजय को टीका लगाया। मीकू को नीरज भैया की बेटी श्रद्धा ने टीका लगाया। नीरज भैया के दोनों बच्चों पलाश और श्रद्धा में माँ की जान बसती है। त्योहार पर मुन्ना चाचा और चाची भी आए हुए हैं। आशी को भाई दूज पर ससुराल से आने नहीं मिला तो चाची पानी पी पी कर उसकी सास को गालियां बक रही है। आशी को दूसरी भी बेटी पैदा हुई है अभी 2 महीने पहले। आशी और जय दोनों की 2-2 बेटियां हो गई तो मुन्ना चाचा चाची दुखी, माँ और नीरज भैया सुखी हुए। माँ को तसल्ली थी कि वसुधा और नीरज दोनों के पास बेटा है। चाची घर आती हैं तो माँ से बात करने के बजाय रसोई में मनीषा भाभी से कोने कोने में होकर बात करती है। माँ को चाची की यह बदमाशी समझ आती है, मगर उनके हाथ से सत्ता खिसक कर मनीषा भाभी के हाथ जो आ चुकी है। चाची खुसर करके मनीषा भाभी से कहती, दीदी तुम्हें तो बड़ा कंट्रोल करती है।
अपनी सास को एक नहीं पूछती थी। जेठ जी की वजह से उनको अम्मा का थोड़ा बहुत करना पड़ता था। अम्मा कभी खाने पर हम लोगों को रोक लेती तो उनको बहुत गुस्सा आता था। जय विजय या आशी को जन्मदिन पर अम्मा पैसा पकड़ाती तो तुम्हारी सास लड़ती थी। मनीषा भाभी को ऐसी बातें सुनने में बड़ा रस मिलता। माँ उदास होकर वसुधा से कहती, तेरे बाबा कितनी जल्दी चले गए। हम दोनों की जिंदगी का सबका करते करते निकल गई। दादी के राज में कभी चैन से जी नहीं पाई। दादी के जाने के बाद 4 दिन मन का जी तो बाबा चले गए। इतनी बदमाश है तेरी चाची कि अपनी बहुओं को यहाँ नहीं लाती और खुद मनीषा से खुसर फुसर करती है। हर त्योहार में बिना बुलाए अभी भी आती है कि अम्मा के कारण आते थे तो अब जीते जी नियम नहीं तोड़ेंगे। यहाँ आकर चुगली चपाटी का एक मौका नहीं छोड़ती। नीरज भी मनीषा के कंट्रोल नहीं करता। उधर जय को देख, कभी अपनी बीवी को मेरे पास 1 मिनट अकेला नहीं छोड़ता। चाची को मालूम नहीं था वसुधा बरामदे में ही लेटी है, सो मनीषा भाभी से दबी जबान में बोल रही थी, तेरी सास 24 कैरेट सोने की मोटी चैन पहनी है। चैन का वजन 2 तोले से क्या ही कम होगा। इस उम्र में भी दीदी को फैशन देखो, 2 जोड़ी कान के रखे हैं। शादी ब्याह में जाते समय बदलने का शौक है। ये नहीं होता कि अब सब कुछ तुझे सौंप दे। देख वसुधा को अभी जाते वक्त बिदागरी में ना दे दे। वसुधा को बुरा तो बहुत लगा, मगर चाची और मनीषा भाभी से कुछ बोलने का मतलब न था। आंखें मूंदे पड़ी रही। थोड़ी देर बाद बिस्तर से उठकर दालान में चुप बैठी अपने इस घर को चुपचाप निहार रही थी। कैसे मोटी दीवारों और काले पत्थरों वाला ये पूरा घर भी माँ के साथ बुढ़ा गया है। दादी और बाबा की अर्थी इसी आंगन से उठी। इस घर में मेरी शादी का मड़वा गड़ा। यहाँ आने के बाद ही हर बार चंडीगढ़ नलिन सब धुंधलाने लगते हैं। मैं फिर से वो कुंवारी लड़की बन जाती हूँ जो कभी दादी के साथ पास पड़ोस में कीर्तन में जाती थी, बाबा के दुकान से लौटने पर पानी का गिलास थमाती थी। काले पत्थरों के इस आंगन में बारिश की बूंदें हजारों चमकीले सितारे बिखेरती थीं। अब बरसों हुए इस आंगन ने दादी और बाबा के पदचाप को महसूस नहीं किया। बाबा के जाने पर तो घर की एक एक ईंट रोई होगी। माँ आंगन में शिथिलता से कांपती हुई बाल्टी पकड़े इधर उधर चलती ने क्या करने में व्यस्त थी। बाबा के जाने के बाद माँ उम्र की ढलान बहुत तेजी से पार कर रही है। मीकू बाहर पलाश और श्रद्धा के साथ खेल रहा था। दिवाली के बाद कनेर की सी पीली धूप में खाट पर बैठी माँ जर्द आंखें मूंद सन से सफेद बालों पर कंघी चलाती जाती। अपने रूखे पैरों पर मलने सरसों का तेल भरी कटोरी में उंगलियां डुबोती और झुर्रियों पर लुथुर पुथुर चलाती। एकाकी शामों में माँ अक्सर बाहर सड़क वाले दरवाजे के किनारे बने सीमेंट के चौरे या कभी बरामदे में चुप बैठ आते जाते लोगों को निर्विकार ताकती। घर के बाकी लोगों की व्यस्त दिनचर्या को माँ की जरूरत नहीं, लेकिन माँ अपनी गैर जरूरी उपस्थिति के बावजूद कभी नीरज भैया तो कभी पलाश से पूछती, थाली लगा दो बिटवा। कुछ ना सूझता तो वृद्ध काया अपनी शक्ति अनुसार धीरे धीरे जाकर रसोई से 1 गिलास पानी ला बाजू में रख देती। भोजन करते नीरज भैया को इस 1 गिलास पानी से फर्क पड़े न पड़े, माँ को दिली तसल्ली मिलती। सजे धजे श्रद्धा और पलाश को बाहर घूमने जाते देख पूछती, कहाँ जा रहा है रे। इस संभावित सवाल के उत्तर के लिए पहले से ही प्रशिक्षण पाए बच्चे कहते, हमें नहीं मालूम। माँ न हुई पाकिस्तानी जासूस हो गई जिनसे सारी बातें छिपाना है। धीरे धीरे माँ ने पलाश और श्रद्धा से पूछना छोड़ दिया और उन्हें आते जाते देख चुप उल्लू सी ताकती रहती। सजी धजी मनीषा भाभी और बच्चे खटखट निकल जाते। वे माँ को नहीं बताते अपना गंतव्य, प्रयोजन या आयोजन। उनके लौट कर आने के बाद माँ फिर पलाश को बुलाकर दबी जबान में पूछती, कहाँ गए थे रे तेरे मम्मी पापा। हाँ मेरी माँ, अपने ही जायों के लिए ये लाचारी। जवाब न मिलने पर फिर चुप पंखा झलने लगती। बाबा के जाने के बाद घर में माँ की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। माँ नए साल में बाबूलाल गौर पंचांग के पन्ने पलटती, एकादशी, चौथ, पूर्णिमा, राशिफल पढ़ते हुए बताती, परिवार में किसकी 7.5 चल रही है, किसका राजयोग है और किसे वाहन सुख है। त्योहारों पर पीतल की बड़ी थाल में पंडित जी के लिए चावल गेहूं का सीधा निकालती। वसुधा को आज अपना घर देखकर रोना आने लगा, जैसे इस घर के साथ उसका बचपन, जवानी सब खत्म हो गए।
जिस घर में कभी बंधन महसूस करती थी, वो घर आज उसे पूरी तरह आजाद कर चुका था। आज घर उसे परिवार नहीं, रिश्तेदार मान चुका है। उसका मन भीतर से पुकार रहा है, एक बार फिर मुझे बांध लो। तुमसे दूर जाकर भी कोई घर ना मिला मुझे, बोलो कहाँ जाऊं। एक बार घर बदर की सजा हुए को वापसी का अभयदान नहीं मिलता। इस घर से नाता टूटने के बावजूद अभी भी एक आखिरी कड़ी माँ इसे मुझसे जोड़े रखी है। माँ के जाने के बाद वर्धा से चंडीगढ़ को जोड़ने वाला यह पुल टूट जाएगा। जब तक माँ इस घर में है तब तक आंगन में चहकदमी करते अंधेरों को तुलसी चौरे पर टिमटिमाता दीपक थाम लेता है। माँ है तो शूर्पणखा, कंस, ताड़का, कुंभकर्ण के दुष्टता की कहानियां अमर है। माँ है तो घर पर घी से बना काजल भरा पीतल का कजरौटा है। बेमौकों के लिए आंगन में मिट्टी का चूल्हा है। कोने में कजियारी पड़ी मिट्टी तेल में डूबी सुतली की डिबडिबी है। वर्धा के इस पुराने घर में माँ है तो हल्दी गुड़ का काढ़ा, जाड़ों में गोबर उपलों की अंगीठी है। माँ है तो बच्चों के जन्मदिन पर टीके के बाद खूब खुश रहो, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, बड़े अफसर बनो के आशीर्वाद के साथ 100 का नोट है। माँ है तो कितनी थक जाती है रे, जैसी फिक्र है। माँ की बीपी की दवाई लाना किसी को याद नहीं रहता, लेकिन उनके 2 जोड़ी कान के और गले में पहनी चेन का सराफा भाव सबको मालूम है। माँ की दवा लेकर आया व्यक्ति पैसे कभी नहीं लौटाता। भोली माँ सबको बताती, नीरज हाल के हाल दवा ले आया। जब कभी माँ खाना परोसती तो लगता पूरी रसोई थाली में भर कर ले आई है। बाबा के बनाए इस घर में शांति बनी रहे सोचकर माँ सारा अपमान चुप सहती। माँ के बटुए से आखिरी खुरचन में झड़ाने की ख्वाहिश में मनीषा भाभी खर्चों का रोना बढ़ा चढ़ा कर रोती और अपने गहनों तक की खरीदारियां माँ से छिपाती। कोई नई चीज माँ की नजर में आ जाए तो मायके से मिला बता देती। माँ डलिया लेकर बाड़े में ठाकुर जी के लिए फूल पत्तियां तोड़ने जाती तो रसोई के लायक भी कुछ न कुछ चुन लाती। माँ है तो गोल मटोल बच्चों के कान के पीछे नजर बट्टू, माथे पर शकुन का लाल टीका, रसोई में बच्चों के नाम से गुदे कांसे के बर्तन, दीवारों पर अनार की टहनी से लिखा शुभ लाभ है। मुंडेर से झांकते सुबह के सूरज को अर्घ का सत्कार है, पितर को जल है। माँ है तो पतोहू, बहुरिया, दुल्हन, बिटिया, बबुआ, लल्ला, मौड़ी, बिन्नो, जमाई, बाबू जैसे संबोधन है। वसुधा के लिए विदाई की कोश भराई है, पर्व के नेग है, बधावे हैं। माँ है तो इस गली में परदेसी ब्राह्मण समाज के सोहबर मुंडन हल्दी के गीत हैं। चौखट से टंगी आम पत्तियों के तोरण है। माँ का कमरा वो धर्मशाला है जहाँ से हर कोई अपने काम की चीज साधिकार उठा लेता, लेकिन कभी इस कमरे में जरूरत का सामान लाकर कोई नहीं रखता। माँ के कमरों की दीवारों पर भगवान के कैलेंडर, आलों पर दवाइयों पर खाने के बाद और खाने के पहले लिखे लिफाफे, डोलची में सुपारी काटने सरोते हैं। उनके कपड़े के बटुए में पेपरमेंट के लिए चिल्लर हैं। रसोई में बांस के टोकरे, सूप, थाली में बुकनू, चटनी का जायका, रेत पर रखा ठंडा मटका है। पीपल की परिक्रमा है, द्वार पर दान है, दक्षिणा है। वसुधा और मीकू को चूम कर भीगी पलकों से जब तक मैं हूं जल्दी जल्दी आया कर बेटी जैसी मनुहार है। बच्चों को बुरी बलाओं से उबरने राई मिर्ची की उतरन है। विपत्ति निवारण के लिए 5 गुरुवार के व्रत का मानता, देवी दर्शन की मनोतियां और सत्यनारायण कथा के प्रण हैं। दांत दर्द के जाम पत्तों वाले घरेलू नुस्खे, आंगन में गोबर छड़ा है। बासी खाना फिक न जाए सो माही है, जो भगोनिया सूंघ कर हमेशा कहती, नहीं उतरा है मनीषा, एकदम सही है। सब्जियों और फलों के छिलके लिए माँ झुकी कमर से चौराहे पर जाकर आ करती गाय बुलाती। अनाज बीनने फटकने के बाद मिट्टी में गिरे दाने झाड़ बटोर छत पर पंछियों के लिए बगैर आती। पुल के ऊपर से निकलने पर नदी में एक सिक्का फेंक हाथ जोड़ती। फूल तोड़ने से पहले जोर से ताली बजा पेड़ को सूचित करती। बाबा के ही सहेजे बनाए इस कई कमरों में इस घर में माँ का अधिकार क्षेत्र, पूजा घर, अपना कमरा और आंगन की चहलकदमी का दायरा है, जहाँ झुकी कमर ले धीरे धीरे घूमती। माँ से कुछ न बनता तो कभी तार में सूखती अपनी
तिरस्कृत धोती छूकर सूखी की नहीं देखती। कभी खाट पर सूखते गेहूं में झुर्रियों वाले हाथ फिराकर उलट पलट करती। कभी जमीन पर बिखरे दाने दाने को उंगलियों की चोंची सी बनाकर बीन बीन कर वापस अनाज में मिलाती। माँ के पास बैठे मीकू, पलाश और श्रद्धा को अपने लिए कभी मूंगफली छीलने की मेहनत न करनी पड़े। माँ मूंगफली छील छील कर मुट्ठियों से बच्चों के हाथ में थमाकर ऐसे मुस्कुराती जैसे दूधिया मूंगफली उनके हलक में उतर आई हो। जो बच्चा खाना खाते वक्त पास बैठ जाए तो माँ अपनी थाली का सबसे आकर्षक पदार्थ उठाकर देने का भरसक जतन करती। बढ़ता शरीर है, अभी मीठा ना खाओगे तो क्या हमारी उम्र में खाओगे। माँ मंथर चाल से आले से एक कागज की चिमड़ी पुड़िया खोल प्रसाद के लड्डू पकड़ा देती। बड़ी चतुरता से मनीषा भाभी ने माँ को कड़ाही के कार्य से कार्यमुक्त कर एहसान चढ़ा रसोई से निष्कासित कर दिया। माँ को कभी अपने मन का बनाने खाने का भी हक नहीं रहा। अपनी ही रसोई में बाहरी की तरह छिप छिप कर झांकती माँ खुद ही को तसल्ली देती, ठीक है, मुझे बैठी जगह थाली मिल जाती है, रसोई में जाकर और क्या करना। माँ के टॉयलेट से दुर्गंध के नखरे सभी के हैं, मगर मजाल आज तक किसी ने एक बाल्टी पानी झलेरने का कष्ट किया हो। बाबा के जाने के बाद माँ अक्सर अपने कमरे में अकेली बैठी संस्कार चैनल देखती या कच्ची सांझों में घर के बाहर चौबारे पर बैठी दुनिया ताकती। कमरे की मटमैली दीवारों के बीच गठरी बनी माँ को जीते जी स्वर्ग मिल जाता जब कोई नाती चिपक कर बैठता। मुरझाए चेहरे पर वात्सल्य की कांति छा जाती जब मीकू कहता, नानी कहानी सुनाओ ना। माँ की खुशियाँ कितनी सस्ती हैं, उनके साथ बिताया वक्त ही उनको दिया सबसे कीमती तोहफा है। माँ की कहानियाँ अक्सर एक जैसी शुरू होती, वो सस्ते का जमाना था बेटा। बाबा के जाने के बाद वसुधा के मन में धीरे धीरे एक भय समाने लगा। जाने अगली बार आने पर माँ मिलेगी या नहीं, जाने और कितने दिन। बाबा जब आखिरी बार ट्रेन में छोड़ने आए थे तब वो कौन जानते थे कि वसुधा जब अगली बार आएगी तो वो आंगन में सफेद चादर ओढ़े वसुधा का इंतजार करते रहेंगे। बाबा के दोस्त इसी गली में रामधार दीवान अंकल भी गुजर गए। बाबा के जाने के बाद उनके जानने वालों की दुनिया से माँ और नीरज भैया का रिश्ता लगभग टूट चुका है। ये बाबा की वही दुनिया थी जिनके फिक्र में बाबा ने अपने बच्चों की खुशियों को ढीला भर महत्व नहीं दिया। आज उनकी वही दुनिया वसुधा को भूले भटके वर्धा की किसी गली या बाजार में मिलने पर कैसी हो बिटिया, दामाद बाबू बढ़िया कहकर आगे बढ़ जाती है। बाबा के बनाए नियमों से आंगन के भीतर की दुनिया चल रही थी, मगर बच्चों की भी एक दुनिया है जिसकी खोज खबर रखना उन्होंने नहीं जाना। उनके बच्चे अपनी जिंदगी को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे भविष्य का सपना देखते हैं, यह बात उनके लिए मुद्दा ही नहीं थी। बाबा कई बार गुस्से में नीरज भैया को मार भी देते थे, बिना यह सोचे कि छोटी बहन के सामने पिटने पर उसे कैसा फील होगा। संतान के स्वाभिमान की रक्षा माँ बाप का दायित्व है, ये चेतना माँ बाप दोनों में न थी। हॉस्टल में अंकिता ने बताया था कि नीरज भैया को अक्सर किसी लड़की के साथ देखती थी, भगवान जाने वो कौन थी। वसुधा को बस इतना मालूम था कि नीरज भैया शादी ही नहीं करना चाहते थे। मुन्ना चाचा, कौशलेंद्र मामा सब ने घेर घार कर उनकी शादी करवाई थी। जिस बच्चे की इच्छा को सम्मान नहीं मिला, आगे चलकर वह भी दूसरों को सम्मान नहीं देगा। बच्चे के आत्मसम्मान की सुरक्षा उसके खर्च उठाने से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। रिश्तों में प्रेम से ज्यादा जरूरी सम्मान देना है। नीरज भैया भी माँ को प्रेम करते हैं मगर सम्मान नहीं देते। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो ऐसे ही सुनते रहिए कहानियाँ, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।